स्वागत है सारे बच्चे का। हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8। व्हाट इज कैपिटल गेन, व्हाट आर इट्स टाइप, हाउ आर दे कंप्यूटेड। पूंजीगत लाभ क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसकी इनकी गणना कैसे की जाती है। दोस्तों हिंदी मीडियम देखेंगे पूरा पूरा। क्वेश्चन 1 से हम लोग पूरा पूरा देख लिए थे पिछले वीडियो में। नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन 8 से शुरू करते हैं। मजेदार है, ये अपना पूंजीगत लाभ के बारे में बताना है। पूंजीगत लाभ वह आय है जो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जमीन, मकान, शेयर, ब्रांड, म्यूचुअल फंड या कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति बेचता है। क्या बेचता है सर? जमीन, मकान, शेयर, ब्रांड, म्यूचुअल फंड या कोई अन्य पूंजीगत, ठीक है, कुछ भी है, और इससे लाभ अर्जित करता है। बेचता है और लाभ अर्जित करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीगत लाभ कहते हैं। पूंजीगत लाभ क्या होता है? पूंजीगत लाभ क्या होता है? पूंजीगत लाभ परिसंपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय के पास होती है। मकान, प्लॉट, बिल्डिंग, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कीमती धातुएं जैसे सोना चांदी, फिर ट्रेडमार्क, पत्ते का अधिकार, पेटेंट, ये सारे चीज होते हैं। कुछ परिसंपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां नहीं होती है, जैसे कच्चा माल, स्टॉक इन ट्रेड, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु, जैसे आपका कपड़ा हो गया, वो बेचोगे तो पूंजीगत नहीं होगा। फर्नीचर बेचोगे तो पूंजीगत नहीं होगा। पूंजीगत दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है अल्पकालिक पूंजीगत। अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियां एक निर्धारित अवधि से कम समय के लिए रखी जाती है। कम समय के लिए, किसके लिए? कम समय के लिए रखी जाती है और बेच दी जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। क्या कहते हैं? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। जैसे राजा, कुछ का निर्धारित तिथि समय नहीं होता है कि 12 महीना, नहीं, सब में नहीं देखते हैं 12 महीना, सब में नहीं देखते हैं 12 महीना, केवल इसमें देखेंगे। सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर 12 महीने से कम में बेच देते हैं, खरीदे और 12 महीने के अंदर बेच देंगे तो एसटीसीजी आएगा, मतलब अल्पकालिक होगा पूंजीगत। अगर वो अचल संपत्ति है या फिर अनलिस्टेड शेयर है और खरीदे और 24 महीना के अंदर उसको बेच देते हैं तो वो अल्पकालिक पूंजीगत होता है। अन्य परिसंपत्तियां जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, डेट फंड हो गया, ये सारे चीज को अगर हम लोग बेच देते हैं 36 महीना से कम समय में तो वो अल्पकालिक हो जाता है। अल्पकालिक पूंजीगत अगर एसटीटी लगा है, मतलब उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, तो सीधा डायरेक्ट 15% काटो टैक्स। अगर एसटीटी नहीं लागू है तो जैसे अचल संपत्तियां, सोना, ब्रांड, इस पर एसटीटी लागू नहीं है, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन लागू नहीं है, तो इसको हम लोग आयकर स्लैब के अनुसार कर करेंगे। आयकर स्लैब मतलब कि 0 से 2.5 लाख, नील 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 10, है ना, 20%, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, वो उस पर लगेगा। ठीक है सर। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम लोग दीर्घकालिक कहते हैं, एलटीसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलटीसीजी, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। यह निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए रखी जाती है तो और फिर बेच दी जाती है, तो इससे प्राप्त लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कहा जाता है। जैसे समझो, सूचीबद्ध शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को अगर हम 12 महीने से अधिक समय के लिए रखेंगे और उसके बेच देंगे उसके बाद, तो वो दीर्घकालिक पूंजीगत होगा लाभ। अगर अचल संपत्ति, अनलिस्टेड शेयर को खरीदे और 24 महीना के बाद बेचे तो वो दीर्घकालिक में चला जाएगा। अन्य परिसंपत्तियां जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, डेट फंड, बॉन्ड, वो 36 महीना के बाद बेचते हैं, खरीदे और 36 महीना के बाद बेचे तो वो दीर्घकालिक होगा। 36 महीना मतलब 3 साल। ठीक है सर। ऐसा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्यों बनाया गया राजा? अलग अलग टैक्स लगता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कितना लगता है? पहला शुरू का 1 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जितना है, बाकी जो बचा उस पर 10% लग जाएगा। मान के चलो आपने 40 लाख रुपये एलटीसी जो आपका है, मतलब आपने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कमाया, तो शुरू का 1 लाख घट जाएगा, 39 लाख पर 10% कटेगा, मतलब 3,90,000 रुपया अपना कटेगा। ठीक है सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ही लगेगा ये वाला। 1 लाख पर मुक्त है और फिर 10 लाख लगेगा, है ना, 10% लगेगा। केवल सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ही 10% लगेगा, बाकी अचल संपत्ति, सोना या बॉन्ड पर 20% लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं गणना कैसे करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना अपने बिक्री मूल्य है उसमें से अधिग्रहण लागत घटा देना है, सुधार लागत घटा देना है, बिक्री खर्च घटा देना है, जो बचेगा वही अपना पूंजीगत लाभ होगा। उदाहरण के लिए मान के चलो 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा, 7 लाख में बेच दिया, कोई सुधार या बिक्री खर्च नहीं, तो सीधा 2 लाख का कर योग आ गया।
इसी प्रकार से अपना LTCG मतलब कि जो पूंजीगत है LTCG वो कैसे निकालें, तो बिक्री मूल्य माइनस संशोधित अधिग्रहण लाभ जिसको इंडेक्स से निकालते हैं। कल ही हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, अच्छा से बताया है। फिर माइनस कर देंगे संशोधित सुधार लागत, माइनस करेंगे बिक्री खर्च, सब कुछ घटा देंगे, बाकी जो बचेगा अपना वही LTCG होगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं कैपिटल गेन पर कर से बेचने के उपाय क्या क्या हैं। तो यदि आप पुरानी संपत्ति बेचकर नई आवास संपत्ति खरीदते हैं तो उस पर आपको LTCG पर छूट मिलती है, और ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है, उतना रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है सर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेच्युटी एंड व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग इट्स कंप्यूटेशन। ग्रेच्युटी क्या है, इसकी गणना के संबंध में क्या प्रावधान है, देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है सर, ग्रेच्युटी क्या है और साथ साथ क्या प्रावधान है, चलिए। देखिए क्या, ग्रेच्युटी एक आर्थिक लाभ है जो किसी कर्मचारी को उसकी लंबी सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या सेवा के दौरान मृत्यु अक्षम होने की स्थिति में दी जाती है। भारत में ग्रेच्युटी का प्रावधान क्या है, भुगतान परिशिष्ट अधिनियम के तहत किया गया है। यह अधिनियम उन सभी संगठनों पर लागू होता है जहां 10 या अधिक कर्मचारी होते हैं। ग्रेच्युटी की गणना के लिए क्या प्रावधान है, सबसे पहला है संगठित क्षेत्र के लिए फॉर्मूला, यहाँ पर है कुछ फॉर्मूला है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद है गैर कवर कर्मचारी के लिए फॉर्मूला है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या होती है, कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख होती है। यदि कर्मचारी को 20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी प्राप्त होता है तो अतिरिक्त राशि का योग होता है। समझ गए। चौथा क्या है, ग्रेच्युटी पर कर छूट होता है। जी हाँ, जैसे सरकारी कर्मचारी पर पूरा का पूरा कर मुक्त है, मतलब जितना आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा उस पर कर नहीं देना है। गैर सरकारी के लिए दो बातें आती हैं, कम से कम निम्नलिखित में से छोटी राशि कर मुक्त होगी, जैसे आपका 20 लाख, या फिर वास्तविक जितना मिला उतना, या फिर अंतिम वेतन जो मिला उसको 15 से गुणा कीजिए और 100 गुणा कीजिए सेवा के पूरे वर्ष, भागा दीजिए 26 से, जो आएगा विच एवर इज लोअर आपको लेना है। ठीक है, अगर कोई गैर कवर कर्मचारी में नहीं आता है तो कम से कम ये राशि आपको कर मुक्त होगी, जैसे 20 लाख या फिर वास्तविक जितना मिलता है ग्रेच्युटी वो, या अंतिम वेतन गुना 15 गुना सेवा के पूरे वर्ष भागा 30, विच एवरेज लोअर आपको लेना है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है सर। ग्रेच्युटी के लिए पात्रता क्या है, तो भाई कर्मचारी के लिए एक नियोक्ता के अधिक कम से कम 5 वर्ष कार्य किया हो, उसके बाद सेवा समाप्ति निम्न कारणों से हुई, जैसे सेवा रिटायरमेंट हो गया हो, या रिजाइन हो गया हो, या डेथ हो गया हो। ठीक है, डेथ के केस में 5 साल लागू नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने की विधि का वर्णन कीजिए। आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो भी आय वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय पेशा या पूंजीगत लाभ के अंतर्गत नहीं आती है वो आय में आ जाएगी। अन्य स्रोत से आय का अंतर्गत कर योग्य आय के प्रकार, जैसे ब्याज मिलता है वो कहाँ पर आएगा, अन्य स्रोत वाले आय में आएगा। लाभांश आय, लॉटरी सट्टेबाजी जुआ से आय, उपहार, पेंशन, किराए से आय, रॉयल्टी और विदेशी कृषि आय, कुछ भी आपको मतलब चारों पांचों जो हेड्स हैं उसको अगर उसमें नहीं आते हैं तो किस में आएंगे, अन्य स्रोत में आएंगे। वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय पेशा या पूंजीगत लाभ में नहीं आएगा तो किस में आएगा, अन्य संपत्ति के आय में आएगा। समझे। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये सर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। केंद्रित प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्तियां का वर्णन करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष करों के
प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक वैधानिक निकाय है। इसे आयकर अधिनियम 1961 और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत अधिकार प्राप्त कराया है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। सीबीडीटी का मुख्य संपत्ति कर, उपहार कर, अन्य प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीति निर्माण और प्रशासन करता है। सीबीडीटी की शक्तियां हैं नीतिगत व्यक्त शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां देख लीजिए, जांच और प्रवर्तन शक्तियां, और उसके बाद है न्यायिक शक्तियां। ठीक है सर, चलिए देखते हैं, फटाफट से रुक जाइए 2 मिनट। हम लोग चलिए, व्यक्तिगत शक्तियाँ कर नीति निर्माण के लिए, राजनीति और कानूनी मार्गदर्शन के लिए। प्रशासनिक शक्तियाँ निगरानी और नियंत्रण, नियमों और अधिसूचना को जारी करना, सरलीकरण और आधुनिकीकरण। जांच और प्रवर्तन शक्तियाँ में जांच और रोकथाम, सर्च और सीजर। ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ में अधिसूचनाएं, स्पष्टीकरण, उसके बाद पैरवी और निपटान। कर सेवाएं में ई फाइलिंग, ई असेसमेंट करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम करना। इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेन प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्ट, डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड वैट। वस्तु एवं सेवा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के बारे में संक्षेप में लिखे, जीएसटी और वैट में अंतर बताएं। वस्तु एवं सेवा कर क्या है? भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट है, टैक्स है, जिसने कई अन्य करों को प्रति स्थापित कर दिया या एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को लागू करता है। मुख्य प्रावधान एक एकल एक प्रणाली है, मतलब सिंगल टैक्स सिस्टम होता है, यहाँ पर बार बार नहीं लगता है। केंद्र और राज्य स्तर के कई करों को एक कर में समाहित कर दिया गया। दूसरा गंतव्य आधारित कर लगता है, मतलब डेस्टिनेशन बेस, जहाँ पर एक्चुअल में सेवा होकर अंतिम सेवा हुई है, ठीक है, वहाँ पर लगता है टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्सेशन जो है वो हो गया है, हर चरण पर कर लागू होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है। कर दरें भी होती है, जैसे आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सीमा यहाँ पर सेवा प्रदान के लिए 20, वस्तु के लिए 40। 3 प्रकार के लिए जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी केंद्रीय होते हैं, एसजीएसटी मतलब स्टेट राज्य होते हैं, आईजीएसटी एकीकृत होते हैं दोनों के लिए। ई वे बिल होते हैं, रिटर्न फाइलिंग होते हैं, और कंपोजिशन स्कीम होते हैं। ठीक है सर। जीएसटी और वैट में अंतर क्या है? तो स्वरूप के अनुसार एकल है, अप्रत्यक्ष। यहाँ पर वैट में केवल वस्तुओं पर राज्य स्तर पर लागू है। कर की प्रकृति, ये गंतव्य आधारित है, ये उत्पादन आधारित है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर पूरे देश में लागू है, ये केवल राज्य के भीतर ही लागू है। प्रयोज्यता, ये वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू है, यह केवल वस्तुओं पर लागू है। कर की परतें, ये उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक हर स्तर पर होता है, लेकिन ये केवल बिक्री के विभिन्न चरणों में लागू होता है। रजिस्ट्रेशन सीमा यहाँ पर 40 लाख है और 20 लाख है। यहाँ पर राज्यों के अनुसार भिन्न है। प्रशासन यहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों है, यहाँ केवल राज्य सरकार है। कर दरें यहाँ पर देख सकते हो, कर दरें यहाँ राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। दस्तावेज और अनुपालन, ई वे बिल डिजिटल फाइलिंग है, यहाँ अधिक जटिल और कई स्तरों पर रिपोर्टिंग होती है। ये वर्तमान स्थिति पूरे भारत में लागू है और ये 2017 के बाद समाप्त हो गई है। समझा क्या? चलिए सर, एक बार अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पावर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर और इंस्पेक्टर। आयकर अधिकारी या निरीक्षक की शक्तियों का वर्णन करना है। क्या है पावर इनकम टैक्स ऑफिसर का? आयकर निरीक्षक का भारतीय आयकर विभाग के अधीन कार्यरत करता है। इन्हें आयकर अधिनियम 19 अधिकार और शक्तियां दी गई है ताकि कानून का सही कार्यान्वयन कर सके और कर चोरी को रोका सके। आयकर की जांच करना, कर संग्रह करना, ऑडिट, प्रवर्तन, ये सारी काम करना होता है। आयकर अधिकार की शक्तियाँ क्या होती है? सबसे पहले यह मूल्यांकन करता है, आयकर रिटर्न की जांच करता है, सत्यापन करता है, कर निर्धारण आदेश करता है, बहुत सारी चीज़ों को करता है। जांच और निरीक्षण में वित्तीय दस्तावेज, खातों और संपत्तियों की जांच करता है। गलत सूचना कर या कर की चोरी होती है तो वहाँ पर जांच करता है, निरीक्षण करता है। खोज और जब्ती,
खोज और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है, व्यवसायिक परिसरों, घरों, तिजोरियों की डिजिटल डेटा की तलाशी कर सकता है, कालाधन और बेहिसाब संपत्तियों को जब्त कर सकता है, पूछताछ और समन जारी करने की भी शक्तियां इसके पास होती है, कर संग्रहण का शक्तियां होती है, करदाता से बकाया हर राशि की वसूली कर सकता है, बैंक खातों और संपत्तियों को कुर्क कर सकता है। बात करते हैं आयकर निरीक्षक की शक्तियां क्या होती है। जो आयकर निरीक्षक होता है, सर अभी हम लोग बात कर रहे हैं आयकर अधिकारी, बात कर लिए आयकर अधिकारी। अब आयकर निरीक्षक का क्या शक्ति होता है, यह सर्वेक्षण जांच करता है, दस्तावेजों की पुष्टि और निगरानी करता है, कर संग्रहण करता है, रिपोर्टिंग और सूचना संग्रह करता है। समझे क्या? यस सर समझ गए। तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सर मन नहीं कर रहा है। ठीक है सर, हम भी बोल देंगे, हमें भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। असेसमेंट ईयर है मतलब मूल्यांकन वर्ष, पिछली आय, और एटीसी, एटीयू, एटीडी के तहत कटौती, ये सब के बारे में शॉर्ट नोट आता है। आयकर से मुक्त, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बताना है, वेतन से आय इसके बारे में लिखना है, टीडीएस, टीसीएस इसके बारे में लिखना है, अंडर सेक्शन रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस पे छूट जो मिलता है उसके बारे में लिखना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जिसको बोलते हैं वो, या फाइनेंस एक्ट 2025 इसके बारे में आ सकता है। आओ एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब बस यही लास्ट है। असेसमेंट ईयर, मूल्यांकन वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है, मूल्यांकन वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है जिसमें पिछले वर्ष की आय का मूल्यांकन किया जाता है और उस पर कर लगाया जाता है। ठीक है सर। जैसे यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित हुई है तो मूल्यांकन कब होगा? 24-25 में होगा। कब होगा? 24-25 में होगा। ठीक है सर। प्रीवियस इनकम मतलब पिछली आय वह कुल आय होती है जो मूल्यांकन वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष से अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित। ठीक है सर। और उसी पे गणना की जाती है, मतलब जिस साल हम लोग कमाते हैं, जिस साल कमाते हैं उसको प्रीवियस इनकम कहते हैं, और जिस साल का कमाया वह दूसरे अगले साल हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है सर। डिडक्शन अंडर एटीसी, टीयू, एटीडी। एटीसी क्या बोलता है? जैसे एलआईसी, पीपीएफ, ये सारे के सारे आदि, इनमें निवेश 1.5 लाख तक की कटौती आपको टैक्स में मिलती है, बचत मिलती है। एटीयू विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है जहां पर 75,000 से 1,25,000 तक का छूट मिलता है। एटीडी जो होता है धारा, वो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 25,000 से 50,000 तक का छूट मिलता है। इनकम एग्जेंट फ्रॉम टैक्स का मतलब होता है कि कृषि आय, निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार 5 साल बाद ईपीएफ की निकासी और पीपीएफ पर अर्जित ब्याज से मुक्त यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं आयकर से मुक्त आय। उसके बाद पांचवा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी के शो कहते हैं। तो सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं और भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति बनाता हुआ उसका संचालन करता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय मतलब वेतन से आय में मूल वेतन, भत्ते, बोनस, कमीशन और नियोक्ता से प्राप्त अन्य सुविधाएं शामिल होती है। टीडीएस मतलब क्या होता है कि भुगतान के समय काटा गया कर, जैसा वेतन, किराया, ब्याज, ये सब काटा जाता है उस समय टैक्स, तो उसे टीडीएस कहते हैं। टीसीएस मतलब विक्रेता द्वारा खरीदार से निर्धारित वस्तुओं की बिक्री के समय एकत्र किया गया कर। रिबेट अंडर सेक्शन 87 क्या होता है? जहां पर इस धारा के तहत जिन व्यक्तियों की कर योग 5 लाख तक है उन्हें 12,500 तक की छूट मिलती है, इसको कहते हैं 87A रिबेट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत व्यापारी जो खरीदते हैं उस पर जो वस्तुओं पर चुकाए गए जीएसटी का लाभ मिलता है, जिनसे कर देनदारी कम होती है। ठीक है, मतलब जो व्यापारी है वो खरीदता है जो वस्तु, उस पर भी जीएसटी देता है, बाद में उसको जीएसटी का पैसा मिल जाता है। फाइनेंस एक्ट 2025, वित्तीय अधिनियम 2025 जो है वो प्रत्येक वर्ष भारतीय संसद में पारित किया जाता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कर नीतियों से बदलाव किया जाता है। वित्तीय अधिनियम 2025 के वित्तीय 2025-26 के लिए ढांचा को निर्धारित करेगा। ये बात हमारा समझ में आ गया है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा समझ में आया, पूरा क्वेश्चन आया। एक चीज़ याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद।